जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ विथ एन मुकेश में, जिसमें कि हम लोग NCERT मैथ क्लास 9th का वर्तमान में अध्ययन कर रहे हैं। और आज हम लोग सातवां अध्याय में आ गए हैं और सातवां अध्याय का नाम है त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायंगल। ठीक है, आज हम लोग ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। 7.1 का थ्योरी जितना भी है हम इस क्लास में पढ़ लेंगे। उसके बाद अगले क्लास में उसका प्रश्नावली करेंगे, उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज जानते हैं कि त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज के बारे में वैसे आप लोग को पहले भी बता चुके हैं हम बेसिक क्लास में। ठीक है, आज फिर से हम लोग एक बार जान लेते हैं। त्रिभुज इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रायंगल। ठीक है, अब त्रिभुज किसको कहते हैं? तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं से बंद आकृति त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये एक रेखा है, ये एक रेखा है और ये तीसरी रेखा है। तो इसका नाम मान के चलिए ABC है। तो ये तीन रेखाएं हैं, ये तीनों रेखाएं एक दूसरे को ABC पर काटती है। तो इस प्रकार से जो हमें एक ट्रायंगल एक फिगर मिलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो अब देखते हैं कि त्रिभुज का क्या सब भाग होता है। तो यहाँ हमको क्या सब नजर आ रहा है, आप देखिए यहाँ पर ये पॉइंट नजर आ रहा है A, ये पॉइंट नजर आ रहा है B, ये पॉइंट नजर आ रहा है C। इन तीनों पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इसका शीर्ष कहते हैं, त्रिभुज का शीर्ष कहते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। ठीक है, किसी त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग क्या देख रहे हैं, इस फिगर के अनुसार ABC शीर्ष को हम लोग क्या कहते हैं, वर्टेक्स। शीर्ष को हम लोग क्या कहते हैं, वर्टेक्स। मतलब किसी भी त्रिभुज में तीन वर्टेक्स या शीर्ष होते हैं। चलिए, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं एंगल A, एंगल B, एंगल C। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एंगल एंगल A को हम लोग क्या कहेंगे, एंगल BAC। एंगल B को कहेंगे एंगल ABC और एंगल C को कहेंगे एंगल ACB। ठीक है, उसके बाद किसी त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं। एग्जाम्पल में आप क्या देखते हैं, AB एक भुजा है, दूसरा BC एक भुजा है, तीसरा AC एक भुजा है। तो हमने क्या देखा कि किसी भी त्रिभुज में तीन कोण, तीन शीर्ष तथा तीन भुजा होते हैं। उसके बाद हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों को योग, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब ये हो गया एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। आ गया समझ में? तो त्रिभुज के बारे में हम लोग जान लिए। त्रिभुज में तीन कोण, तीन शीर्ष, तीन भुजा होते हैं और इसके तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। चलिए, अब आते हैं हम लोग देखते हैं सर्वांगसम आकृतियां क्या है। सर्वांगसम आकृतियां, इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, कन्गुरेंट फिगर। ठीक है, अब कॉन्गुरेंट फिगर क्या है, सर्वांगसम आकृतियां क्या है?
तो आप इसमें पिछले कक्षा में हालांकि पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सर्वांगसम आकृतियां किसको कहेंगे, वैसी आकृतियां, वैसी आकृतियां, वैसी आकृतियां, आकृतियां जिसके आकार तथा माप समान हो, जिसके आकार तथा माप समान हो, सर्वांगसम आकृतियां कहलाता है। सर्वांगसम आकृतियां कहलाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं। जैसे एक ही वर्ष में ढला हुआ सिक्का, 1 रुपए का सिक्का, एक ही वर्ष ढला हुआ 1 रुपये का सिक्का क्या होगा, सर्वांगसम होगा। उसको एक दूसरे पर रखेंगे तो वो एक दूसरे को ढक लेगा। एक ही माप की 2 चूड़ियां, 2 चूड़ियां इत्यादि बहुत सारी चीजें ऐसे हो सकती है जो कि एक दूसरे को ओवरलैप करेगी, एक दूसरे को ढक लेगी। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सर्वांगसम आकृतियां कहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं सर्वांगसम त्रिभुज क्या होता है। सर्वांगसम त्रिभुज, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जरा सोचिए कि सर्वांगसम त्रिभुज किसको कह सकते हैं। तो जिस तरह से हम लोग यहां देखें कि वैसी आकृतियां जो एक दूसरे को ओवरलैप कर ले, मतलब जिसके आकार तथा माप समान हो, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, सर्वांगसम आकृति कहते हैं। उसी तरीका से क्या हो जाएगा, सर्वांगसम त्रिभुज क्या हो जाएगा, वैसे 2 त्रिभुज जिनके संगत भुजा तथा कोण समान हो उसे सर्वांगसम त्रिभुज कहेंगे। वैसे 2 त्रिभुज जिनके संगत भुजा तथा कोण समान हो उसे सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखिए कि इसका फिगर हम लोग बनाते हैं। सपोज कीजिए कि यह एक ट्रायंगल है, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल यह है। मान लेते हैं कि इसका नाम ABC है और इसका नाम DE तथा F है। अगर एंगल A एंगल D के बराबर हो, एंगल B एंगल E के बराबर हो और एंगल C एंगल F के बराबर हो, तथा AB भुजा CD के बराबर हो, भुजा AC भुजा DE के बराबर हो और भुजा BC भुजा EF के बराबर हो, तो ये क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। मतलब इफ एंगल A बराबर एंगल D, कोमा एंगल B बराबर एंगल E, कोमा एंगल C बराबर एंगल F, AB बराबर DE, भुजा BC बराबर EF तथा AC बराबर कहते हैं AC बराबर DF हो, तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF कहलाता है। ठीक है, DEF होगा।
ठीक, मतलब क्या देखें कि इसके जितने भी पार्ट हैं उसके पहला त्रिभुज का संगत भाग दूसरे त्रिभुज के संगत भाग के बराबर हो, भाग मतलब कोण तथा भुजा बराबर हो जाए तो वो क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। और ये है आपका सर्वांगसम का चिन्ह, मतलब बराबर के ऊपर में अगर हम इस तरह से लगा देते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्वांगसम कहते हैं, कन्गुरेंट कहते हैं इस चिन्ह को। ठीक है, चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा कि त्रिभुज क्या होता है कि तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं से बनने वाली आकृति को या बंद आकृति को हम लोग क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। और एक त्रिभुज में तीन भुजा, तीन कोण, तीन शीर्ष होते हैं। ठीक है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सर्वांगसम आकृतियां क्या होता है, तो वैसी आकृतियां जो एक दूसरे को ढक ले या जिसके संगत भाग एक दूसरे के बराबर हो वे क्या कहलाएगी, सर्वांगसम आकृतियां कहलाएगी। और उसी प्रकार से सर्वांगसम त्रिभुज किसको कहेंगे, वैसे दो त्रिभुज जिनके संगत कोण तथा संगत भुजा समान हो उसे सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आते हैं अभिगृहित त्रिभुजों के सर्वांगसम की कसौटियां। त्रिभुजों के सर्वांगसमता की कसौटियां। ठीक है, चलिए अब इसमें पहला है अभिगृहित। ठीक है, अभिगृहित 7.1 अभिगृहित 7.1 को हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं कि वैसे कथन जिनको हम सिर्फ प्रैक्टिकल के द्वारा ही प्रूफ कर पाते हैं वो क्या कहलाता है, अभिगृहित कहलाता है। ठीक है, और इस अभिगृहित का नाम क्या है, अभिगृहित 7.1। अभी हम लोग पढ़ेंगे अभिगृहित 7.1। अभिगृहित 7.1 क्या कहता है, इसको हम लोग नोट डाउन कर लें। क्या बोले थे कि स्टेटमेंट सेम होता है। क्या कहता है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, अभिगृहित 7.1 आप लोग जो है सो बोर्ड पर देखेंगे, बोर्ड पर लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। ठीक है, बोर्ड पर आप देखेंगे, यहाँ पे आपको सर्वांगसमता की अभिगृहित मिल जाएंगे, अभिगृहित 7.1। और इसका नाम क्या है, SAS सर्वांगसमता नियम। SAS सर्वांगसमता नियम, यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो। मतलब अभिगृहित क्या कहता है, अभिगृहित का नाम क्या है, SAS अभिगृहित। ठीक है, अभिगृहित इसमें हमने क्या देखा कि इसमें हम क्या देखते हैं, स्टेटमेंट क्या कहता है कि यदि दो त्रिभुज के, सपोज कीजिए कि ABC तथा DEF में क्या दिया हुआ है कि इनकी दो भुजाएं, दो संगत भुजाएं, तो मान के चलिए AB DE के बराबर है, AC जो है DF के बराबर है और एंगल A एंगल D के बराबर है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। ये अभिगृहित कहता है। ठीक है, तो अभिगृहित 7.1 आप लोग देख लिए, इसको हम लोग समझ भी लिए। आपको याद रखना है कि अगर किसी दो त्रिभुज के दो संगत भुजा बराबर हो और उनके बीच का कोण भी बराबर हो तो वो क्या हो जाएगा, सर्वांगसम
हो जाएगा। यही हमें कौन कहता है, अभिगृहित 7.1 कहता है। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं इसका अगला भाग। अगला भाग है प्रमेय। प्रमेय 7.1। प्रमेय 7.1। प्रमेय 7.1 आपको अब दिखेगा बोर्ड पर। आप लोग बोर्ड पर देखें इसका स्टेटमेंट, क्योंकि स्टेटमेंट तो बदला नहीं जाता है, इसीलिए स्टेटमेंट आप लोग बोर्ड से ही देख लें। तो प्रमेय 7.1 कहता है कि एएसए सर्वांग समता नियम क्या है, एएसए सर्वांग समता नियम। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर हो। ठीक है, प्रमेय 7.1 आप लोग स्टेटमेंट बोर्ड से देख लिए। अब हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे। प्रमेय 7.1, ठीक है। इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। सॉल्यूशन क्या कहता है कि यदि दो त्रिभुज के, क्या कह रहा है, यदि दो त्रिभुज के दो कोण, प्रमेय 7.1 क्या है, एएसए सर्वांग समता है ना, एएसए सर्वांग समता, एएसए सर्वांग समता नियम। ठीक है, अब देखिए कि क्या कहता है कि यदि दो त्रिभुज के दो संगत कोण, दो संगत कोण मान के चलिए ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, दो त्रिभुज है और इस दो त्रिभुज के दो संगत कोण समान है। ये कोण इसके बराबर है, मतलब एंगल बी और एंगल ई बराबर है। उसके बाद एंगल सी एंगल एफ के बराबर है। ठीक है, एंगल सी क्या दिया हुआ है, एंगल एफ के बराबर दिया हुआ है। ठीक, और भुजा बीसी जो है डीएफ ईएफ के बराबर है। भुजा बीसी भुजा ईएफ के बराबर है। तो आपको सिद्ध करना है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माना कि ए बी सी तथा डीईएफ दो त्रिभुज इस प्रकार हैं कि एंगल बी बराबर एंगल ई, कॉमा बी सी बराबर ई एफ, भुजा बी सी बराबर भुजा ई एफ, तथा एंगल सी बराबर एंगल एफ है। ठीक है, तो हमें क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डीईएफ। ठीक है, मतलब ए बी सी और डीईएफ दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखिए कि हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, अभिगृहित में क्या पढ़ा था, एसएएस। अभिगृहित क्या कहता है, अभिगृहित 7.1 कहता है एसएएस सर्वांग समता, मतलब किसी दो त्रिभुज के दो भुजाएं और उनके बीच का कोण समान हो जाए तो वो क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। अब देखिए कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम करने के लिए हमको इस अभिगृहित का यूज करना पड़ेगा। यूज करने के लिए हमको ये एंगल इसके बराबर दिया हुआ है ही, ये भुजा इसके बराबर दिया हुआ है ही। अगर ये भुजा इसके बराबर हो जाए, मतलब ए बी और डी ई बराबर हो जाए, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। सर्वांगसम हो जाएंगे तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्रूफ में आते हैं अब लोग। प्रूफ स्थिति एक, यदि भुजा ए बी बराबर डीई हो तो त्रिभुज ए बी सी तथा
त्रिभुज डी ई एफ में हम लोग क्या देखते हैं, ए बी सी तथा डी ई एफ में ए बी बराबर डी ई माना स्थिति एक से, ठीक है। उसके बाद एंगल बी बराबर एंगल ए दिया है, ठीक है। उसके बाद भुजा बी सी बराबर ई एफ, यह भी क्या है, दिया हुआ है। इसीलिए ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ, कैसे, एस एस सर्वांग क्षमता से प्रूव्ड हो गया। चलिए अब देखिए स्थिति 2 आते हैं, स्थिति सेकंड। स्थिति 2 क्या कहता है कि अभी तो हमने क्या माना था कि ए बी और डी ई बराबर है, मान लेते हैं कि ए बी जो है डी ई से बड़ा है। यदि ए बी इज ग्रेटर देन डी, तो माना कि क्या मानते हैं हम लोग, तो माना कि बी पी बराबर डी। इसका मतलब क्या हो गया कि इस ए बी पर एक बिंदु P होगा जो कि बीपी और डी बराबर होगा, पीसी को मिलाया, ठीक है, पीसी को मिलाया। अब देखिए इसको हमने क्या किया, इस तरह से मिला दिया, ठीक है। अब देखिए जब हम इस दोनों ट्रायंगल में आते हैं तो आइए त्रिभुज पीबीसी तथा त्रिभुज पीबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ में, त्रिभुज डीईएफ में। अब देखिए त्रिभुज कौन सा है, देखिए पीबीसी मतलब इस तरह से यह त्रिभुज बन रहा है, और इस त्रिभुज डीईएफ में हम लोग क्या देखते हैं कि पीबी बराबर डीई स्थिति 2 से, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एंगल बी बराबर एंगल ई, यह दिया है, और BC बराबर EF, यह भी दिया है। इसीलिए ट्रायंगल PBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF, ठीक है। यह किससे हो गया, SAS सर्वांग क्षमता से, ठीक है। अब देखिए कि अगर यह सर्वांगसम हो गया, देखिए दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम होते हैं तो उसके क्या बताए थे कि संगत भाग क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। तो उस संगत भाग समान को हम लोग क्या लिखते हैं, CPCT लिखते हैं, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ। यहां देखिए, अच्छा पहले इसको लिख लेते हैं। इसीलिए एंगल BCP बराबर हो जाएगा एंगल EFD, इसको बाय CPCT। अब यह CPCT क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं। CPCT क्या है, CPCT इसको हम लोग लिखते हैं कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मतलब हो गया कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजाएं, ठीक है, संगत भाग।
तो अब देखिए कि इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और देखिए कि आपको क्या दिया गया है, एंगल बी बराबर एंगल ई दिया गया है, ठीक, और एंगल सी बराबर एंगल एफ दिया हुआ है। इसको समीकरण हम अगर 1 मान लें, इसको समीकरण 2 मान लें, तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या पाते हैं, देखिए कि यह ईडीएफ, ईडीएफ मतलब एंगल एफ हो गया, और पीसीबी यह छोटा एंगल हो गया, एसीबी मतलब एंगल सी हो गया। अब यहां हम क्या देखते हैं कि एंगल बीसीपी, बीसीपी बराबर हो जाएगा एंगल सी, क्योंकि एंगल एफ दोनों तरफ में है, या एसी, एसीबी किसके बराबर में, डीएफई, डीएफई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल एफ भी लिख सकते हैं। इसीलिए क्या हो जाएगा, समीकरण 1 तथा 2 से हम पाते हैं एंगल बीसीपी बराबर एंगल सी। अब देखिए एंगल बीसीपी बराबर एंगल सी कब होगा, जबकि यह पार्ट यहां हो, मतलब होगा, यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब बिंदु P A पर हो। इसीलिए ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BP ट्रायंगल DEF, ठीक है। देखिए दो स्थिति हम लोग देख लिए, अब स्थिति 3 देखते हैं। स्थिति 3, स्थिति 3 में क्या हो जाएगा, मान लेंगे, माना AB इज लेस देन DE, तो इस स्थिति में क्या होगा कि हमको एक पॉइंट बाहर लेना पड़ेगा और इसको मिलाना पड़ेगा, ठीक है, और जिस तरह से हमने इसको प्रूफ किया है उसी तरह से उसको प्रूफ कर लेंगे और ये हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए तीसरे नंबर को हमें प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, वो आप खुद से करेंगे। जिस तरह से स्थिति 2 को हम लोग प्रूफ किया उसी तरह से आप लोग 3 को भी प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग थ्योरम पढ़ चुके हैं, इस क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, थ्योरी इसका इतना ही है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग आएंगे प्रश्नावली 7.1 में, उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो अभी हमने देखा 7.1 का थ्योरी पढ़ लिया है, आप लोग अगले क्लास में इसका प्रश्नावली करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर का हल करेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरा क्लास समझ में आता है, आपको उपयोगी लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और एक दूसरे को बताएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा मिल सके। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये मेरा सेवा है। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद।